नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ये 2011 का सेट है। ठीक है, सारे सेट करेंगे। 2011 का सेट है ये। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। नंबर 1 प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे बेहतर सीखता है, यानी बच्चा सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखता है। पियाजे के जो जन्म यानी कि जो पहली अवस्था है जन्म के लगभग 2 वर्ष आयु तक। अमूर्त तरीके चिंतन, नहीं भाई ये बात गलत है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ये बात गलत है। इंद्रियों, हाँ ऑप्शन नंबर इसका गलत है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, क्या जो छोटा बच्चा होता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है, वो अमूर्त चिंतन कैसे कर सकता है ना। ना भाषा की बात हो रही, ना निश्चित शब्दों को समझने हेतु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है वो? संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं के ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है। आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? आवाज जो है प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था पियाजे के अनुसार। अगला है प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, या किशोरावस्था के। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आप लोग क्या आंसर देगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जब किशोरावस्था के दौरान क्या होता है? ठीक है, आंधी और तूफान की अवस्था इसे ही कहते हैं, किशोरावस्था। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति होती है ना, और मैत्री भावना का विकास होता है। क्या होता है? मैत्री भावना का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्या है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। समूह के प्रति भक्ति और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। बहुमुखी प्रवृत्ति का आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में समृद्ध गहन और जटिल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? मित्र यानी जो टोली बनती है ना, ये जो जैसे आपके समूह, तो भाई वही हमारा सब कुछ है ना। अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो गलत ठहराता है कि नहीं, और ये कहता है कि हमारी बात माननी चाहिए, है ना। अपनी बात भी वो मनवाने की कोशिश करता है किसी किशोरावस्था में, कि उसकी बात उसके द्वारा कहा गया वो सत्य बात सारी है। अगला है, आपने देखा होगा तो अभी दुर्गा पूजा जो है ना, टोली बनी होगी, समूह बना होगा, है ना। कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष। अगला है प्रश्न नंबर 3 देखो। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। खाली स्थान है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, गत्यात्मक है, स्थिर है, या प्राथमिक है, या गौण है। ठीक है, तो 3 का जो गत्यात्मक होता है ये वातावरण को मानते हैं। वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। तो आनुवांशिक को स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। क्या होता है? जो स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभावों से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू, जो गत्यात्मक पहलू वो वातावरण होता है, ना कि आनुवांशिकता। ठीक, जबकि वंशानुक्रम या आनुवांशिकता स्थिर पहलू होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत के संबंध में। किसके सीखने के सिद्धांत संबंध में है? व्यवहारवादी है, या रचनावादी, या संज्ञानवादी है, या विकासवादी। यहाँ पर यह प्रश्न गया है, केवल अवलोकनीय व्यवहार, केवल अवलोकनीय व्यवहार की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए, व्यवहारवादियों का। क्या है? ये व्यवहारवादियों का। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। किसका? उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। यह प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। क्या व्यवहारवादी ये कहते हैं इसमें
सूर्य या अंतरिक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, ये व्यवहारवादियों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग देते हैं 5। लाइक से सब्सक्राइब कर दोगे सभी लोग। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सॉरी। अगला है, विद्यार्थियों को एकांकी और तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। परिघटना परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। अब ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदान नहीं करता भाई। पहले बात तो जो जिसमें रट्टा मारने की बात होगा वो आपके गलत हो जाने की। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग नहीं मिला। रट्टा नहीं मारना भाई, ये समझ, अब उसको समझे क्या भाई, वो समझेगा नहीं, रट्टा मान लेगा तो ये तो समझ के शिक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, गलत है। रोट लर्निंग तो आपको बच्चों को कराना ही नहीं है, रोट लर्निंग है, रट्टा नहीं मरवाना में। ठीक है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उसकी समझ या सोच को विकसित नहीं करता है, यह मात्र रहने पर बल देता, इसलिए यह समझ के शिक्षण के लिए प्रदर्शित नहीं करता है। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए किस रूप से है? आंतरिक रूप से, ना कि बाह्य रूप से। ध्यान देना यहाँ पर, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सही आंसर सही नहीं है, तो वो हमेशा सफल नहीं होते, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, बाकी ये तीनों बातें सत्य हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करना है, ना कि सफलता को निश्चित करना है। आप अगर किसी बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करते हो तो उसमें उत्साह, एनर्जी पैदा करते हो, हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी सफलता निश्चित ही प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर इसका सी है करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 7, देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ध्यान देना भाई, प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो कौन से प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। क्या अलग करना चाहिए? अलग करने पे क्लास में अलग तो बच्चों को करना ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं, भाई अलग नहीं करना है, पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। अच्छा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना लेना सिखाना है, तनाव को नियंत्रित करना सीखना। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, साथ है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों से दूसरे कक्ष में बैठाया जाए, यही बात क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 8, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। 8, पठन कठिनाई में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये बात नहीं है शब्द और विचारों। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों को पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है, इसके शब्दों और विचारों को समझने में, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 9, प्रश्न नंबर 9 है,
शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। यहाँ पर खालिस्तान है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता और विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। आत्मनियम क्या हो गया कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण की उनकी योग्यता। आत्मनियम यहाँ पर ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने के लक्षण, व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना। ठीक है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अच्छा, बात सही है भैया। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी बात सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ठीक, ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है। व्यवहार का अध्ययन सीखना ये सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का हम लोग अनुकरण करके सीख सकते हैं, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर है 11। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। क्या भाई, याद रोड लर्निंग पे रचनावाद बात ही नहीं करता है। बात क्या है, गलत हो गई। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, मेरे शिक्षक की नहीं भैया, बालक की। अनुकरण की भूमिका नहीं भैया। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इस पर रचनावाद जो जो है वो शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ना कि अनुकरण, ना रोड लर्निंग, ना शिक्षक पर। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। सृजनात्मक, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग बहुत विलक्षण है और बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सृजनात्मक वो होता है जो समस्या समाधान में अच्छा हो, क्या हो, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ऑप्शन नंबर इसका बी है सबसे अच्छा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अच्छा बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 13। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास इनमें से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का है, सामाजिक है, संवेगात्मक है या बौद्धिक विकास? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास है। क्या है? बौद्धिक विकास का हिस्सा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। ध्यान देना, अवधारणा रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे? विकास क्रम में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में क्या भिन्न होते हैं? विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर पर। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न कैसे भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे? ठीक है, विकास की दर पर भिन्न होते हैं। विकास क्रम, क्रम वही होता है, ठीक है, और बुद्धि विकास सिद्धांत वही होते हैं, लेकिन विकास की दर ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा सही आंसर। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक या बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है। यहाँ पर डी है करेक्ट आंसर। विकास की दर पर भिन्न होता है, क्रम वही रहता है, है ना। ये थोड़ा होगा कि पहले बच्चा, कोई बच्चा पहले बुढ़ा होगा फिर बालक होगा, भाई सभी तो पहले बालक होंगे, इसके बाद धीरे धीरे युवावस्था प्रौढ़ावस्था आएगा ना, उल्टा थोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 15। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए
उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये ऑप्शन तो उससे अच्छा है, पहले वाले से भी अच्छा है। गलत है, गलत तो है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन पर बी हो जाएगा सही जाएगा भैया, बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करें? इरफान जो है वो खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, उसे समझाएं कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इरफान को खिलौनों से भी कभी भी नहीं खेलने देंगे। क्या हो सकता भाई, उस पर हमेशा नजर रखें। नहीं भाई, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर है 17। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ठीक, मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ये पूछा रहा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता कैसे करता है कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। बच्चों के विकास के सिद्धांत समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैली का निर्माण कर सकता है, प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि एक है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उसके लक्ष्य समान है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दें? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट क्या है? इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 18 का सी। अगला है प्रश्न नंबर, चलो देखते हैं। नंबर 19। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है। पुरुष जो है ना, स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान तो ये यहाँ से प्रश्न हर बार आपने पूछा, हर बार। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या इसका, ये पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह ग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर तुलना की जाए, मैं कहूँ कि भाई पुरुषों को, हाँ भाई पुरुष को पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, सिर्फ स्त्रियों को ही काम करना चाहिए घर का, पुरुषों को नहीं करना चाहिए, है ना। अरे भाई स्त्रियां ही रोती हैं, पुरुष नहीं रोते हैं, है ना। स्त्रियों का दर्द होता है, पुरुष को। ये सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका ए है ना। पुरुषों को ही काम करने निकलना चाहिए, स्त्रियों को नहीं निकलना चाहिए। सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ऐसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है शिफ्ट में। प्रश्न नंबर 20 देखो। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना कोई मैडम है, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है।
आकलन के लिए सीखना भाई, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, असेसमेंट। तो सीखने का आकलन, आपने वहां को देखा, भ्रमण में गए, इसके बाद वहां पर आपने चर्चा किया मैडम, ये संकेत करता है सीखने का आकलन। क्या है, सीखने के, आपने कुछ वहां देखा भाई क्षेत्र में, है ना, इसके लिए सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियां का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सीखने के आकलन के अंतर्गत किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 21। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती है, या अनुक्रमिकता, या निरंतरता। किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती। क्या प्रतिवर्ती नहीं, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्त शब्द का आशय है पुनः प्रारंभ करना। क्या है, प्रतिवर्ती। और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने में पुनः नहीं प्रारंभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सामान्य से विशिष्ट को बिल्कुल है, निरंतरता भी और अनुक्रमिकता भी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 22। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान है। इनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, या नियमित विद्यालय, या विशेष विद्यालय। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की बात है। ठीक है, तो नियमित विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या है, नियमित समेकित, यानी एक साथ भी समेकित, तो आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं, है ना, नियमित विद्यालय हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कथन है जो सीखने के बारे में सही। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। कैसे नहीं प्रभावित, है ना, बात तो गलत कह रही है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ। ऐसा कोई बात नहीं भाई, बहुत गलत है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन पर डी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा है तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और को संतुष्ट करने। ये नहीं कि भाई बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है और शोर भी बहुत सारा, है ना, वो आप बच्चा कैसे सीखेगा। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 24 है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, बात गलत है भाई। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, हाँ यही बात हो जाएगी सही। तो मूल्यांकन असेसमेंट होना चाहिए, वो उसको जो उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 25। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है और जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अभ्यासन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यही बात क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है। मैं कहूँगा आपसे कि आप पहले साइकिल चला रहे थे, है ना, अब आप अगर आप मोटरसाइकिल चलाना चाहेंगे तो भाई पूर्व जानकारी है, मोटरसाइकिल चलाने में उसको
नई जानकारी में वो क्या सहायता करेगी अपनी। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है और 26, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुचित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण और अप्रत्यक्ष प्रश्न है या विषय वस्तु पर आधारित सृजनात्मक उत्तर, ये आवश्यक इसमें से क्या हो जाए। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। सृजनात्मक का तात्पर्य नवीन विचारों से है, नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। मुक्त उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई क्या पूछ लो भाई गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, हो गए तो ये कैसे। ठीक है, ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अपने विचार को भी वो रख सके, लिख सके पूर्वक है सृजनात्मक उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 27, शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, भाई पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना तो अच्छी बात है ना। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं, या मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोड लर्निंग या रट्टा तो मरवाना ही नहीं बच्चों, है ना। ये बात क्या हो गई, यही बात गलत हो गई। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना ही बात अच्छी बात है भाई। समूह कार्य में दूसरे से छात्रों को साथ सक्रिय रूप से प्रक्रिया का नहीं सही है, लेकिन क्या रोड लर्निंग याद रट्टा नहीं मरवाना है। एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षा या प्रश्नोत्तरी और खेल है या दत्त कार्य है या मौखिक प्रश्न। रचनात्मक आकलन की बात, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नहीं है, पूछा है नहीं है तो सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर इसका ए है करेक्ट है। ठीक है, 28 का ए। सत्र परीक्षाएं रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षा वर्ष के अंत में होती है जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छा प्रोन्नति करना होता है ना। अगर पास हुआ तो आगे बढ़ा, फेल हुआ तो फिर वही क्लास में रहा। उनकी वार्षिक उपलब्धि को जांचना और उनको ग्रेड देना होता है। सत्र परीक्षाएं संकलात्मक आकलन का मुख्य उपकरण न कि रचनात्मक का, ध्यान देना भाई। जो सत्र परीक्षाएं हो संकलनात्मक आकलन का मुख्य उपकरण है। प्रश्नोत्तरी और खेल, तथ्यकार, मौखिक प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण आदि रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज का, प्रश्न 29, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खालिस्तान होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या सघन, क्या करोगे यहाँ पर उपचारात्मक कार्य करोगे, अरे भैया उनके अभिभावक को पूरा बताओगे, बताना भी नहीं है, समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 29 का सही। प्रश्न नंबर है 30 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप, शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ठीक है, बात गलत है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है भाई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा कैसे पहुंचाओगे भाई, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हो जाएगा, ठीक है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन में देखा जाना चाहिए भारतीय समाज की तो बहुभाषिक, इसको जाएगा ठीक। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इस प्रश्न। धन्यवाद, देखते हैं नेक्स्ट।